Friends, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 5 of electrochemistry. In this lecture, the topic which we will cover is qualitative aspects of electrolysis. इसके पहले जो दो लेक्चर्स थे वहां पर हमने कवर करे थे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के जो लॉ है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से डील करते हैं, यानी वहां हम कैलकुलेट करते हैं कि एनोड या कैथोड पर जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे उनका वेट कितना होगा। अगर हमें करंट का स्ट्रेंथ दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो उनके वेट्स हम निकाल लेते हैं। इधर हम बात करेंगे अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लेट अस बिगिन। In the electrolysis process, we have discussed so far, we have taken molten salt as electrolyte, which contain only one cation and one anion. अभी तक जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस हमने देखे हैं वहां पर हमने सिर्फ मॉल्टन सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट की तरह लिया, यानी वहां पर जैसे NaCl है तो मॉल्टन NaCl लिया, तो वहां पर कटायन भी एक ही है Na+ और अनायन भी एक ही है Cl-, यानी कोई चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा कटायन और एक से ज्यादा अनायन है। अब हम ऐसे केसेस देखेंगे जहां पर अगर एक से ज्यादा कटायन या एक से ज्यादा अनायन सॉल्यूशन में हो तो कौन सा कटायन रिड्यूस होगा, कौन सा अनायन ऑक्सीडाइज होगा। ऐसे क्वेश्चंस के साथ अब हम डील करेंगे। तो कंटिन्यू करते हुए, नाउ if the electrolyte taken contains more than one cation and more than one anion, for example aqueous solution of the ionic electrolyte, जैसे सपोज हमने NaCl का aqueous solution ले लिया तो अब कटायन दो है, एक तो Na+ भी है और वाटर से आने वाला H+ भी है। सिमिलरली अनायंस भी दो है, Cl- भी है और OH- भी है। तो if we take aqueous solution of the ionic electrolyte, then the cation and anion that will get discharged depends on the ability of the cation to get reduced and ability of anion to get oxidized। यानी कौन सा कटायन रिड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि कटायन की कितनी एबिलिटी है रिड्यूस होने की, और कौन सा अनायन ऑक्सीडाइज होगा वो डिपेंड करेगा कि किस अनायन की ज्यादा एबिलिटी है ऑक्सीडाइज होने की। यानी एक तरह का कंपटीशन होगा, जो कटायन ज्यादा इजीली रिड्यूस हो सकता है वो रिड्यूस हो जाएगा और सिमिलरली जो अनायन ज्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है वो वाला अनायन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कब? जबकि एक से अधिक कटायन या अनायन हमारे इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद है। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक से ज्यादा कटायन है, एक से ज्यादा अनायन है। अब इन कटायंस के बीच में कंपटीशन हो रहा है कि कौन रिड्यूस होगा, कोई एक ही रिड्यूस होगा। अनायंस के बीच में भी कंपटीशन हो रहा है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कोई एक ही ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए, द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द साइज, मास, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक्सेट्रा। यानी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, साइज, मास, चार्ज, कई सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है कि कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा। Thus, it is not possible to predict qualitatively that which ion would be discharged first। यानी आप देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज होगा। सिर्फ सिंपली देखकर ये बताना पॉसिबल नहीं है।
as one factor might enhance the ability to discharge while the other factor might hamper it. तो कुछ फैक्टर हो सकते हैं जो उसकी एबिलिटी को बढ़ा रहे हो, वहीं कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसकी एबिलिटी को कम कर रहे हो। तो इसलिए सिंपली उनका हम स्ट्रक्चर देखकर या उनका फॉर्मूला देखकर, कटायन और अनायन का सिंपली देखकर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा कटायन या कौन सा अनायन डिस्चार्ज होगा। ये चीज सिर्फ क्वांटिटेटिवली ही पॉसिबल है, ऐसे आप देखकर नहीं बता सकते। दिस कैन ओनली बी प्रेडिक्टेड on the basis of quantitative value assigned based on the cumulative effect of all the factors responsible for an ion's ability to discharge। यानी कोई आयन डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा, ये सिर्फ एक क्वांटिटेटिव वैल्यू से ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और वो क्वांटिटेटिव वैल्यू सारे फैक्टर्स को अकाउंट में लेकर असाइन करी जाती है। सो इट इज बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स which are responsible for an ion's ability to discharge. The value is referred as standard potential, which is determined by keeping the concentration of ion as 1 molar, pressure of gas at 1 atm and temperature as 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हमें किसी भी आयन की एबिलिटी प्रेडिक्ट करनी है कि वो डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो पहली बात तो उस आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर रखेंगे, अगर गैस है तो उसका प्रेशर 1 atm रखेंगे, और टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंडीशंस रखते हुए हम उसकी एक क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। क्यूमुलेटिव वैल्यू मतलब जो सारे फैक्टर्स को अकाउंट में लेते हुए जो वैल्यू असाइन करी गई है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो आप किसी भी आयन के बारे में सिर्फ उसको देखकर प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, आप उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल चेक करेंगे। आपके पास एक टेबल मैं अभी आपको लिखाऊंगा, उस टेबल में सारे आयंस का स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू लिखी रहेगी, और हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल को देखकर ही प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। ऐसे सिर्फ आयन को देखकर हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, वी विल लुक एट द वैल्यू ऑफ इट्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल। देखिए, कोई भी आयन की डिस्चार्ज होने की एबिलिटी हम उसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल की मदद से बताते हैं। फॉर अ कटायन the standard reduction potential values are compared। standard reduction potential मतलब SRP values are compared। the cation having higher standard reduction potential value is discharged in preference to cation with lower SRP value provided the ions are at 1 molar concentration। तो हम आयंस का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कंपेयर करते हैं, और आयंस में भी अगर कटायन की बात हो रही है तो दो कटायन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर किए जाते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या शॉर्ट में हम उसको SRP वैल्यू भी कह सकते हैं। तो याद रखिए, अ कटायन हैविंग हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज डिस्चार्ज्ड in preference to cation having lower standard reduction potential provided कि दोनों आयन 1 मोलर कंसंट्रेशन पर अगर है, कंसंट्रेशन अगर सेम है, तो जिस कटायन की SRP वैल्यू हायर होगी वो कटायन पहले रिड्यूस हो जाएगा या डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरह से हम कटायंस के लिए उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को कंपेयर करते हैं। उसी तरह से अनायंस के लिए
हम उनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कंपेयर करते हैं। फॉर एन अनायन द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी SOP values are compared and anion having higher SOP is preferentially discharged। जैसे कटायंस में क्या था, कटायन हैविंग हायर SRP was discharged preferentially। वैसे ही अनायंस में क्या है, anion having higher SOP is preferentially discharged if the concentration is 1 molar for each of the ion। यानी दोनों आयन अगर 1 मोलर कंसेंट्रेशन पर है तो जिस अनायन का SOP वैल्यू ज्यादा होगा वो अनायन प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे कटायन में मैंने कहा था जिस कटायन का SRP ज्यादा होगा वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज हो जाएगा। अनायन के केस में जिस अनायन का SOP ज्यादा होगा वो प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज हो जाएगा। The SRP values at 25 degree centigrade for some of the reduction half reactions are now given। तो अब मैं आपको कुछ SRP values लिखवाऊंगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लिखाऊंगा फॉर सम रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। SRP वैल्यू किसके लिए होती है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए। तो अब मैं कुछ SRP वैल्यूज अब आपको लिखाने जा रहा हूं एंड कोशिश कीजिए कि वैल्यूज चाहे याद ना भी रहे बट एटलीस्ट थोड़ा ऑर्डर उनका याद रखने की कोशिश करिएगा। ये टेबल देखना स्टार्ट करते हैं। सीरियल नंबर, रिडक्शन हाफ रिएक्शन और E0 किसका सिंबल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का सिंबल है E0 किस में होता है, वोल्ट्स में। ये जितनी भी वैल्यूज हैं E0 की ये सब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे अराउंड 40-45 वैल्यूज मैं आपको लिखाऊंगा, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी एक ऑर्डर का आइडिया हमें अपने आप ही जब आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा E0 की वैल्यू इस रिएक्शन की है यानी F2, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है यानी F2 सबसे इजीली रिड्यूस हो जाता है और होना भी चाहिए क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसलिए सबसे ज्यादा E0 वैल्यू किसकी है, F2 की है। F2 बहुत ही जल्दी रिड्यूस होकर F माइनस बना लेता है। पर इसका एक लॉजिक हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर F2 जल्दी से रिड्यूस हो जाता है यानी जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो F माइनस तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहेगा यानी F माइनस ऑक्सीडाइज बिल्कुल नहीं होना चाहेगा। यानी इसका जो उल्टा रिएक्शन है उसके होने की संभावना उतनी ही कम होगी क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो बैकवर्ड रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का अगर रिडक्शन पोटेंशियल इतना ज्यादा है तो जो उल्टा रिएक्शन होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही कम होगा। उल्टे रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, -2.65 यानी वो नेगेटिव में हो गया, कम हो गया। अब ये वाला देखते हैं S2O8 2- सेकेंड नंबर पर ये वाला रिएक्शन है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको परऑक्सी डाइसल्फ्यूरेट आयन कहते हैं इसको। तो ये भी बड़ा इजीली रिड्यूस होकर सल्फेट बना लेता है। तो अगेन इसका मतलब है कि जो उल्टा रिएक्शन है वो बिल्कुल इजीली नहीं होगा यानी सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं होगा। फिर आगे देखिए, मतलब बहुत ही कम चांसेस होंगे उसके ऑक्सीडाइज होने के। नेक्स्ट रिएक्शन CO3 प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू CO2 उसके बाद PbO2 + 4H+
plus sulfate plus 2 electrons giving us PbSO4 plus 2H2O. ये फोर्थ नंबर पर है, इसका ई नॉट कितना है 1.65। एक्चुअली यही रिएक्शन हमारे कार की बैटरीज वगैरह में भी होता है, लेड स्टोरेज बैटरी जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और वैल्यूज देखते हैं, और वैल्यूज देखते हैं। फिफ्थ नंबर पर है पर मैग्नेट आयन का रिड्यूस हो जाना Mn प्लस टूमर। तो इसका भी ई नॉट काफी हाई है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पर मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में इजीली Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर गोल्ड का देखें, इसका भी देखिए ई नॉट काफी हाई है, मतलब गोल्ड जब 3 प्लस में होता है तो वो काफी इजीली गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। Au3 प्लस गोज टू Au, इजीली रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, वैसे नॉर्मली तो जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सारे एलिमेंट, जैसे Na तो Na प्लस बनना चाहता है। पर गोल्ड को देखिए, गोल्ड इवन दो एक मेटल है फिर भी ये कैसा है, ये रिड्यूस होना चाहता है। तो कई सारे मेटल ऐसे भी होते हैं, पर ऐसे मेटल कम ही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। जनरली तो मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही हैं, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। बट जो गोल्ड है वो Au3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन लेकर गोल्ड मेटल बनाना चाहता है। फिर Cl2 तो हम जानते ही हैं, Cl2 इज क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो Cl2 इजीली 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2Cl माइनस बना लेता है। जैसा कि हम देख सकते हैं इसकी ई नॉट वैल्यू भी काफी हाई ही है। फिर आठवें नंबर पर है डाइक्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट आयन, यहां पर क्रोमियम किस पर है, 6 प्लस पर है, और वो इजिली 6 इलेक्ट्रॉन लेकर 3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। आगे और रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शन नंबर 9, O2 का रिड्यूस हो जाना वाटर में। जब O2 था तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था ऑक्सीजन का, 0, और वाटर में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन। तो O2 का रिड्यूस होकर वाटर बनाना, इसका ई नॉट होता है 1.23। अब यहां पर एक चीज ये है कि रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको बैलेंस करना तो जैसे आप रेडॉक्स में करते थे बस वैसे ही लॉजिक लगाना है, बहुत सिंपल काम है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 हैं, पर हाइड्रोजन के यहाँ 4 एटम है, तो मुझे 4H प्लस लिखना पड़ेगा। फिर अगर चार्ज बैलेंस करना है तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, ये हो गया बैलेंस। सो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ O2 टू वाटर। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन को आप उल्टे तरीके से देखिए। अगर उल्टे तरीके से इस रिएक्शन को देखोगे तो ये रिएक्शन क्या बता रहा है, ये बता रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। अगर वाटर ऑक्सीडाइज होगा, वाटर में हाइड्रोजन तो पहले से ही +1 पर है, ऑक्सीजन -2 पर है ना, तो अगर वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगी, O2 गैस ही तो बनेगी। तो इसका जो उल्टा रिएक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। इस तरह से आपको ये 9th रिएक्शन थोड़ा पर्टिकुलरली याद रखना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो क्या होगा, इसका उल्टा, यानी -1.23। So that is the oxidation potential for oxidation of water to give oxygen gas। फिर आगे बढ़ते हैं, तो 9th वाला स्पेशली इंपॉर्टेंट है। 10th Br2, ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इजीली 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Br माइनस बना लेता है। NO3 माइनस, ये भी NO में रिड्यूस हो जाता है, और ये है इसका ई नॉट। Hg2 प्लस, ये दो दो एटम ऑफ Hg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Hg22 प्लस बना लेते हैं, यानी मर्क्यूरिक से मर्क्यूरस का बनना, और उसका ई नॉट कितना है 0.92। कुछ और देखते हैं।
13th नंबर पर है Cu2+। ये देखिए Cui बना रहा है ना, यहां पर I माइनस है तो यहां पर Cu कितने पर है, +1 पर। तो Copper 2+ का Copper 1+ में कन्वर्ट होना इन द प्रेजेंस ऑफ I माइनस, इसका E0 कितना है 0.86। Ag+ का एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag बनाना, उसका E0 कितना है 0.8। तो देखिए सिल्वर ये एक और ऐसा मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। नॉर्मली तो सारे मेटल इलेक्ट्रॉन जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं, जैसे सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के Na+ बनना चाहता है। पर E0 वैल्यू से हम देखकर बोल सकते हैं कि सिल्वर ये Ag+ ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और सिल्वर बनाना चाहता है। जैसे गोल्ड था वैसे ही सिल्वर भी एक ऐसा ही एलिमेंट है। फिर देखेंगे मर्क्यूरी भी एक ऐसा ही मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। इवन दो ये एक मेटल है पर ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ये दो इलेक्ट्रॉन, अभी क्या था Hg2 2+, दो इलेक्ट्रॉन लेकर ये मेटल बनाना चाहता है विदाउट एनी चार्ज। फिर नेक्स्ट है Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+, इसका है 0.77। अब आप कहेंगे कि सर फिर आपने आयरन के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि आयरन भी एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। देखो यहां पर आयरन इलेक्ट्रॉन लेकर सिर्फ अपना ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। इससे मैं सिर्फ ये समझूंगा कि आयरन के लिए जो +2 फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है, पर वो सीधे Fe तो नहीं बना रहा ना। ऐसा तो नहीं है ना Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेकर सीधे Fe बना दे रहा है, पूरा रिड्यूस हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। बाद में भी वो रह तो आयन के रूप में ही रहा है ना। तो जो जो मैंने मेटल पॉइंट आउट किए थे जैसे गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी और भी कुछ कुछ मेटल में पॉइंट आउट करूंगा जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। Fe एक ऐसा मेटल नहीं है। बस हाँ, अगर वो 3+ में है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर 2+ में होना चाहता है, पर फिर भी वो आयन के रूप में ही रहना चाहता है, वो मेटल बन के कंप्लीटली रिड्यूस नहीं होना चाहता। ऐसे कुछ कुछ ही मेटल है जैसे गोल्ड है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, और भी कुछ एक एग्जांपल हम देखेंगे। 17th नंबर पर है I2। I2 दो इलेक्ट्रॉन लेकर 2I- बना देता है और इसका E0 है 0.535। देखो जिनके भी E0 पॉजिटिव है मतलब वो प्रोसेस तो फिर भी इजीली हो जाते हैं। E0 अगर नेगेटिव हुआ तो ऐसे प्रोसेस आसानी से नहीं होते हैं। तो आयोडीन जो है वो फिर भी इजीली I- में कन्वर्ट हो जाता है, उतना इजीली नहीं जितना इजीली फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं, पर फिर भी आयोडीन इजीली I- में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अब देखते हैं कॉपर। Cu+ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या बना देता है, कॉपर। सिमिलरली Cu2+ में भी अगर वो है तो दो इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या बना देता है, कॉपर मेटल। तो यानी एक और मेटल ऐसा कौन सा हो गया जो रिड्यूस होना चाहता है, पूरी तरह से रिड्यूस होकर 0 पे आ जाना चाहता है। ऐसे अभी तक अपन ने कौन कौन से मेटल देख लिए, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी और कॉपर। तो ये कुछ कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, रिड्यूस होना चाहते हैं, एज एविडेंट फ्रॉम द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ E0। फिर मर्क्यूरी अगर Hg2Cl2 के भी फॉर्म में है तो भी वो इजिली दो इलेक्ट्रॉन लेकर 2Hg और Cl- बना देता है। इसका भी हम देख सकते हैं E0 पोटेंशियल पॉजिटिव ही है। 21 नंबर पर है AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग अस Ag+ Cl-, इसका है 0.22। 22 पर Cu2+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cu+, इसका है +0.15। Sn4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Sn2+, इसका है +0.13। ये सब आपको एकदम याद रखने की भी जरूरत नहीं है और एकदम एग्जैक्ट ऑर्डर भी रटने की जरूरत
नहीं है। बस एक बार कॉपी में लिखोगे तो फिर भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और कुछ नहीं है। फाइनली हम आते हैं नंबर 24 पर, और ये रिएक्शन है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग H2, और इसका E नॉट कितना है? 0 है। ये एक्चुअली 0 खुद से तो भगवान ने इसको 0 नहीं असाइन किया है, ये हमने असाइन किया है। हमने इसको एक स्टैंडर्ड रिएक्शन के रूप में लिखते हुए इसकी वैल्यू 0 निकाली है, और बाकी जितने रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस की वैल्यू इसको स्टैंडर्ड मानते हुए आई है। मतलब ये जितनी भी वैल्यूज आप देख रहे हो, इसको स्टैंडर्ड मानते हुए बाकी सारी वैल्यूज हमने निकाली है। तो इस इलेक्ट्रोड को, इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे इसको स्टैंडर्ड रखते हुए बाकी वैल्यूज निकाली गई थी, बट नॉट नाउ। सो ये एक मिड पॉइंट आ गया, ये वाला हमें याद रखना चाहिए। ऑब्वियसली 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग H2, इसका E नॉट कितना हम मानते हैं? इसका E नॉट हम 0 वैल्यू हमने इसको असाइन करी है। कंटिन्यू विद द वैल्यूज। 25th नंबर पर है Fe3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू Fe। अब हम देख सकते हैं नेगेटिव वैल्यूज स्टार्ट हो गई हैं। इस रिएक्शन की जो E नॉट वैल्यू है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन उतने अच्छे से नहीं होता। ई नॉट वैल्यू जितनी ज्यादा होती, ये सारी वैल्यूज क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है ना। रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता उतना ज्यादा टेंडेंसी होती इसको रिड्यूस होने की। पर अब ई नॉट वैल्यू क्या हो गई है? नेगेटिव आनी शुरू हो गई है। मतलब ये प्रोसेस के फॉरवर्ड जाने की उतनी टेंडेंसी नहीं है जितनी इसका बैकवर्ड आने की है। तो आप देख सकते हो आयरन ये एक नॉर्मल मेटल है, ये रिड्यूस नहीं होना चाहता इतनी आसानी से, इसलिए इसका जो ई नॉट आया है वो नेगेटिव आया है। उल्टा ये क्या होना चाहता है? ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है। ऐसे ही लेड भी, ये भी एक नॉर्मल मेटल ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, तभी तो इसका ई नॉट क्या आया है? नेगेटिव। वहीं अगर उल्टा रिएक्शन की बात होती कि पीबी गोइंग टू Pb2 प्लस, तो वो यानी उस रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता वो जरूर पॉजिटिव आता। फिर ऐसे ही ये भी है Sn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू Sn, इसका है -0.14 AgI प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग अस Ag प्लस I माइनस, ये है -0.151। आइए और रिएक्शन से कंटिन्यू करते हैं। 29 नंबर पे वी हैव Ni2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस Ni, इसका है -0.25। CO2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस CO -0.28। CD2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग CD -0.4। Cr3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस Cr2 प्लस -0.41। देखते हैं 33rd नंबर पे वी हैव Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस Fe, इसका होता है -0.44। Cr3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस Cr -0.74। Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस Zinc -0.76। अगर मैं आपका एक बीच में क्विज लूं 33 और 35 को देखते हुए, आप क्या कहेंगे? विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिंक की आयरन? तो आंसर होगा जिंक, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो अगर Fe इसका उल्टा रिएक्शन यदि हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? 0.44। जबकि इसका उल्टा रिएक्शन देखेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? 0.76। यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा। इसका मतलब जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू आयरन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 36। देखिए इसको जरा गौर से देखिए, यहां पर क्या हो रहा है।
वाटर, वाटर में हाइड्रोजन +1 पर है और ये हमें दे रहा है H2, H2 में हाइड्रोजन 0 पर है। तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है वाटर का। सो दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन ऑफ वाटर। अगर आप रिएक्शन नंबर 9 देखेंगे, वहां पर मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, और ये रिएक्शन क्या बता रहा है? रिडक्शन ऑफ वाटर। रिएक्शन नंबर 9 में जो रिएक्शन था उसको उल्टा करने पर हमें ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मिलता था। यहां पर तो डायरेक्टली ही रिडक्शन ऑफ वाटर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जब भी वाटर रिड्यूस हो रहा होगा और H2 बना रहा होगा, तो उस प्रोसेस का ई नॉट कितना निकल कर आएगा? -0.83। सो दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट वैल्यू। जैसे रिएक्शन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से रिएक्शन नंबर 36 भी इंपॉर्टेंट है। 37th नंबर पर हमारे पास रिएक्शन है Mn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस Mn -1.18, Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू एल्यूमिनियम -1.66। तो अब आप देखते जाइए, जैसे जैसे अब हम नीचे जाते जा रहे हैं, हम ये रिडक्शन क्या है, मोर एंड मोर डिफिकल्ट होता जा रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मोर एंड मोर नेगेटिव वैल्यूज हैं इन सब की। तो रिडक्शन डिफिकल्ट होता जा रहा है जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं। सिमिलरली H2 का रिडक्शन टू गिव हाइड्राइड आयन, ये भी इतना इजीली नहीं होता है, एज एविडेंट फ्रॉम इट्स नेगेटिव 2.25 वैल्यू। Mg 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस Mg, ये प्रोसेस भी अच्छे से नहीं होता है, मतलब रिडक्शन इजीली नहीं होता है। हाँ, पर अगर रिडक्शन इजीली नहीं होता है तो इसका मतलब ये भी है कि उल्टा रिएक्शन बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? लार्ज पॉजिटिव नंबर होगा, +2.37, जबकि ये रिड्यूस आसानी से नहीं होगा, जैसा हम देख सकते हैं इसकी ई नॉट वैल्यूज। नाउ लास्ट में बस ये वैल्यूज हम और देख लेते हैं। Na++ electron giving us Na -2.71, Ca2+ plus 2 electrons giving us Ca -2.87, Ba2+ going to Ba -2.9, Cs plus going to Cs -2.92, K plus going to K -2.93, और सबसे आखिरी में Li प्लस गोइंग टू Li -3.03। तो यहां आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ई नॉट की किसकी है? लिथियम की। तो इसका कंक्लूजन ये है कि सबसे इजी ऑक्सीडाइज करना किसको है, मतलब उल्टा रिएक्शन सबसे इजी किसके लिए है? लिथियम के लिए। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इजीली रिड्यूस कौन हो सकता है? फ्लोरीन। और सबसे इजीली सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है? लिथियम। हाँ, ये जो भी वैल्यूज हैं ये सोल्यूशन की वैल्यूज है। वैसे तो हम सीजियम को मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, पर वो गैसियस स्टेट की बात हो रही है। अगर सोल्यूशन के अंदर की बात हो रही है, जब 1 मोलर कंसेंट्रेशन है आयंस का, तो सबसे इजीली कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है? वो है लिथियम। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टेबल। नाउ वी विल लुक एट फ्यू मोर थ्योरी बिफोर मूविंग टू सम क्वेश्चंस। जितनी वैल्यूज मैंने आपको अभी तक लिखाई थी, वो सारी वैल्यूज थी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि रिडक्शन पोटेंशियल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इज 1 मोलर। बट अगर मान लेते हैं आयंस का कंसंट्रेशन अलग अलग है, एक आयन है उसका कंसंट्रेशन है 5 मोलर और दूसरा आयन है उसका कंसंट्रेशन है 1 मोलर, तब हम कैसे कंपेयर करें? तो देखते हैं। When solution of an electrolyte contains more than one type of cations and anions at concentrations different than 1 molar,
the discharge of an ion does not depend solely on standard potentials but also depends on the concentration of ion in the solution. अगर दोनों कटायन का या दोनों अनायन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो हम सिंपली उनकी एसआरपी या एसओपी वैल्यू को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा। पर अगर दो कटायन है जिनका कंसंट्रेशन भी अलग अलग है तो हम सिर्फ स्टैंडर्ड पोटेंशियल से ये नहीं बता सकते कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, हमें कंसंट्रेशन भी देखना पड़ेगा। द टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू डिस्चार्ज will depend not only on its standard potential but it will also depend on the concentration of the ion in the solution. So this value at any other concentration, the value is referred as potential, called as reduction potential for cation and oxidation potential for anion. तो जब concentration 1 मोलर होता है तो वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पर अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा और कुछ भी है तो वो क्या कहलाएगा, सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द कटायन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर अनायन। वो स्टैंडर्ड वर्ड अब हम हटा देंगे इफ कंसंट्रेशन इज डिफरेंट देन 1 मोलर। नाउ द रिलेशन बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल and standard reduction potential is given by Nernst equation as, अब हम देखते हैं Nernst equation। तो Nernst equation क्या करती है, रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप देती है। देखते हैं कि अगर किसी कटायन की बात करी जाए, अगर कटायन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कटायन का कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा और कुछ भी है तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल को हम सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल ही कहते हैं, फिर स्टैंडर्ड वर्ड नहीं लगाते हैं। अब रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों में जो रिलेशन देती है इक्वेशन वो है नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस आर टी बाई एन एफ। आर यहां पर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इज फैराडे। तो ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस आर टी बाई एन एफ, एल एन concentration of product upon concentration of reactant, where ERP is the reduction potential of cation and E naught RP is the standard reduction potential of cation. So Nernst equation इन दोनों के बीच में हमें relation दे देती है कि it is possible that a cation A plus with lower standard reduction potential getting discharged in preference to cation B plus having higher standard reduction potential। वो जो हमने पूरा टेबल देखा था उसमें हमने क्या कहा था, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो पहले रिड्यूस हो जाता है। पर वो बात हमने कब कही थी, जब कंसंट्रेशन सबका 1 मोलर था। बट अगर कंसंट्रेशन अलग अलग है तो ये भी पॉसिबल है कि अ कटायन हैविंग लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल गेट डिस्चार्ज्ड इन प्लेस ऑफ कटायन हैविंग अ हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज their concentrations might be such that the reduction potential of A is higher than that of B। तो अगर कंसंट्रेशन अलग अलग है तो फिर उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करने से तो बात नहीं बनेगी। तब हमें क्या कंपेयर करना है, तब हमें उनके रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करने पड़ेंगे।
तो इवन दो ए जो है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम भी है, पर कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए है वो हाइयर हो जाए देन दैट ऑफ बी। तो जब कंसंट्रेशन अलग अलग है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, ना कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो हमें पता होते हैं, वो टेबल है हमारे पास। रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। तो अगर दो मेटल आयन है, when two metal ions in the solution have identical value of their reduction potentials, सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो अलग अलग होते हैं, हमने टेबल में देखा था, सबके थोड़े थोड़े तो अलग थे। पर अगर दो मेटल आयन हैं जिनके रिडक्शन पोटेंशियल आइडेंटिकल है, वो आइडेंटिकल कैसे होंगे? हम उनका कंसंट्रेशन कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि दोनों मेटल आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। तब साइमल्टेनियस डिपोजिशन ऑफ बोथ द मेटल्स विल अकर इन द फॉर्म ऑफ एन अलॉय। तो अगर दो मेटल आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल सेम है तो वो साइमल्टेनियसली डिपॉजिट होंगे दोनों मेटल in the form of an alloy. So that's it for this lecture. Thank you.